Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the revision of the chapter Diversity and Discrimination, and under this chapter we have discussed about the story of Dr. B.R. Ambedkar, how what difficulties he faced when he was just 9 years old, and when he was to go to his the place of his father, that is Koregaon. The consequences of caste inequalities we have experienced in the story of Dr. B.R. Ambedkar, and we have also seen ki how we try to understand the feeling of a person who is considered untouchable by the society. उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, एंड नाउ वी आफ्टर दैट वी वर डिस्कसिंग अबाउट स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी. Striving for equality, as we all know, we were under the British rule for almost 200 years. We got independence in the year 1947, and in order to get this independence we have to fight a long struggle, a long battle against the British rule. और ये जो हमारी जो लड़ाई थी British rule के against, actually that fight was also against the inequalities in the society. Because we have discussed कि बिफोर इंडिपेंडेंस जो हमारी सोसाइटी थी उसके अंदर बहुत तरह की इनइक्वालिटीज़ थी, स्पेशली कास्ट इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी जो थी वो बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती थी. देन रिच एंड पुअर के बीच की इनइक्वालिटी, ये सारी प्रॉब्लम्स भी जो थी हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम थी. एक तरफ तो हम वी वर स्लेव, है ना, वी वर रूल्ड ओवर बाई द ब्रिटिश, and on the other hand our society was facing such inequalities. सोसाइटी के अंदर जो पर्टिकुलर ग्रुप्स थे, लाइक दलित्स थे, देन ट्राइबल्स थे, वुमेन थी, पीजेंट्स थे, उनके साथ इनइक्वालिटीज़ होते थे. तो इस तरह की जो सिचुएशंस थी उसके अंदर इक्वालिटी की भी डिमांड हो रही थी. एक तरफ ब्रिटिश रूल का एंड होने का डिमांड हो रहा था कि लोगों का जो प्रोटेस्ट था, जो मूवमेंट था, दैट वाज एम्ड at the end of the British rule. At the same time, this struggle for freedom was also the struggle for equality. It was also the struggle for equal rights. सबको equal rights होनी चाहिए, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो अपर कास्ट का हो, चाहे वो लोअर कास्ट का हो, चाहे वो दलित्स हो, चाहे वो पेजेंट्स हो, सबके राइट्स इक्वल होने चाहिए. देन जो पर्टिकुलर ग्रुप्स थे उनके अपने पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स थे, लाइक दलित्स की उनका डिमांड ये होता था कि उनको मंदिर में एंट्री मिलनी चाहिए. टेम्पल एंट्री जो उनके लिए बंद की गई थी वो दैट शुड बी स्टॉप्ड. देन वुमेन का ये डिमांड था कि उनको भी मेल मेंबर्स की तरह ही राइट टू एजुकेशन होना चाहिए. देन पीजेंट्स और ट्राइबल्स जो थी वो दे फॉट अगेंस्ट द मनी लेंडर्स, बिकॉज दीज मनी लेंडर्स दे वर चार्जिंग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना. सो इस तरह से जो हमारा फाइट था दैट वाज दोनों, एक तरफ वो फ्रीडम के लिए भी था, फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल, एंड साथ ही साथ दैट स्ट्रगल वाज आल्सो फॉर फ्रीडम फ्रॉम इनइक्वालिटीज, है ना. एंड वी नो कि वी गॉट इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1947. And our leaders, the political leaders, they were also very much aware of the problems of society, what kind of inequalities was existing in society. So there was some people who assembled in a constituent assembly, है ना. एक constituent assembly नाम की एक लोगों का एक ग्रुप था, जिसमें कि जो लोग कौन थे, उनको ही ये काम मिला था कि वो कंट्री के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रूल बुक. ओके, सिंपल सा अगर हमको पता करना हो कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन हम किसे कहेंगे, तो वी कैन से कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रूल बुक.
रूल बुक ऑफ अ कंट्री, एक कंट्री को कैसे रूल करना है, व्हाट शुड बी द मेथड ऑफ रूलिंग द कंट्री, ऑल दीज आर रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब इंडिया फ्रीड हो गया, फ्रीडम मिल गई इंडिया को, तो एक बहुत बड़ा ये जो क्वेश्चन आया कि अब इंडिया को एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, क्योंकि रूल्स बनेंगे तभी रूल्स के अकॉर्डिंगली कंट्री का जो है वो सारा काम चलेगा। अगर रूल्स नहीं होंगे तो फिर कंट्री कैसे चलेगी, नहीं चल पाएगी। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का डिसीजन होता है, और इसी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए हमारा एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो फॉर्म होती है, और उसमें जो लीडर्स थे वो मिलते हैं, है ना, और वो आपस में बहुत सारे डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं कि कौन से चीज़ों को, किन चीज़ों को हमें कॉन्स्टिट्यूशन में रखना चाहिए, और फिर वो डिसीजन लेते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार होता है। तो हमारी सबसे पहले क्या थी कि हमें हमारी प्रॉब्लम्स देखने थे कि हमारी सोसाइटी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो जो सबसे पहली प्रॉब्लम हमने देखा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, जो सबसे पहला प्रॉब्लम उन्होंने एक्सपीरियंस किया वो ये था कि डिस्क्रिमिनेशन थी हमारे सोसाइटी के अंदर, देयर वाज लैक ऑफ इक्वालिटी, है ना। एंड ये जो इक्वालिटी नहीं थी उसके कारण जो ग्रुप इस अनइक्वल ट्रीटमेंट का विक्टिम था, दे वर डिमांडिंग इक्वालिटी, है ना। और जब ये ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट हम जो लड़ रहे थे तो उसमें ये लड़ाई हमारी इक्वालिटी के लिए भी लड़ाई थी, है ना। और इसमें बहुत सारे लीडर्स भी इन्वॉल्व थे इस इक्वालिटी की लड़ाई में। एज वी हैव सीन डॉक्टर अम्बेडकर ही फॉट फॉर द कॉज ऑफ दलित्स। उन्होंने बहुत सारे टेम्पल मूवमेंट्स भी किए कि दलित्स को जो टेम्पल जाने से रोका जाता है वो नहीं होना चाहिए, वो गलत है ना। तो ये जो हमारे लीडर्स थे उनको ये पता था कि आगे फ्यूचर के लिए कैसे रूल बनने चाहिए। जो चीज़ें अभी चल रही हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, जो चीज़ें अभी एग्जिस्ट कर रही हैं वो सही नहीं है। जो कास्ट इनइक्वालिटीज़ हैं, जो जेंडर इनइक्वालिटीज़ हैं, वो परसिस्ट नहीं करना चाहिए, उसको आगे हमको नहीं ले जाना, उसे हमें ख़त्म कर देना है। तो दे हैव द विजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विजन? विजन, जब हम किसी भी चीज़ को फ्यूचर में देखते हैं, फ्यूचर में विजुअलाइज करना, तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, दे हैव द विजन फॉर द कंट्री, की कंट्री जो हमारा है उसके बारे में वो उसको फ्यूचर में विजुअलाइज कर रहे हैं कि कैसी कंट्री होनी चाहिए। और उसी विजुअलाइजेशन के बेसिस पे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का डिफरेंट प्रोविजंस को लिखा, है ना। और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये सबसे इम्पॉर्टेंट, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर दैट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया वर कंसिडर्ड इक्वल। सभी कोई इक्वल है, किसी के साथ किसी भी तरह का कोई अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। एंड व्हाट वी फाइंड कि इक्वालिटी इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द यूनिटी ऑफ द कंट्री। सपोज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होता जिसमें कि अनइक्वल ट्रीटमेंट का प्रोविज़न होता कि हाँ हमारे देश में सब लोगों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होगा। कुछ लोग जो जैसे सपोज रिच हैं उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट होगा, पुअर के साथ बुरा ट्रीटमेंट होगा। अगर इफ देयर वाज सम सच प्रोविज़न इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता? इसका कॉन्सिक्वेंस ये होता कि जो रिच हैं और जो पुअर हैं उनके बीच में क्या होता? कॉन्फ्लिक्ट होता। वो आपस में कभी भी यूनाइट नहीं होते, वो एक दूसरे के दुश्मन हो जाते। तो जब अनइक्वल ट्रीटमेंट स्टेट की तरफ से किया जाता है तो उससे क्या होता है? हमारे बीच की यूनिटी खत्म हो जाती है। हम अपने आप को ये नहीं समझ पाते कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। ये फीलिंग हमारे अंदर तभी आएगी जबकि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो हमारे साथ equal treatment करे। If the government is not treating equally, then in that case we are not going to think कि government जो है वो हमारे लिए सोचती है और हम सब जो है वो एक हैं। तो ये जो इक्वालिटी की जो प्रोविज़न होती है वो हमें यूनाइट करती है, और जब भी हम अनइक्वालिटी की बात करते हैं तो वो हमें डिवाइड करता है। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे वो इस बात के लिए बहुत ज़्यादा
उनका इस बात पे फोकस था कि हर किसी को इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले. ओके, सो आई एम राइटिंग डाउन द मेन वी कैन से मेन एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और मेन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजंस किए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिससे कि इक्वालिटी को अचीव किया जा सका. ठीक है, इक्वालिटी को अचीव करने के लिए जो प्रोविजन किए गए हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं. ओके, so the first thing was done that all the people of India were equal. Then the second is all the people of India, yeah, we can say कि everyone has equal rights and opportunities. Everyone has equal rights and opportunity. ये नहीं कि किसी को ज़्यादा राइट्स दिए गए हैं, किसी को कम राइट्स दिए गए हैं, ऐसा कुछ भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया, बल्कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सबको एक समान राइट्स दिया, सबको एक समान अपॉर्चुनिटीज दी. ये नहीं कि कोई अगर अपर कास्ट को बिलोंग कर रहा है तो उनको ज़्यादा राइट्स या ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं. नो, एवरीवन इज इक्वल, है ना, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी रिलीजन का हो, एवरीवन इज इक्वल. इसी तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, वो ये है कि अनटचेबिलिटी को क्राइम कह दिया गया, उसको लीगली अबॉलिश कर दिया गया, है ना. तो जो थर्ड चीज हम देख रहे हैं, जो थर्ड एलिमेंट है जिससे कि हमारी कंट्री में इक्वालिटी एस्टैब्लिश होती है, वो है अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी. So because of this provision what happened कि we cannot practice untouchability in public places. अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर हमारे अगेंस्ट जिसके भी साथ हम इस तरह का बिहेवियर करेंगे वो हमारे अगेंस्ट कोर्ट जा सकता है ना. देन अगेन वी विल सी कि जो अदर प्रोविजन है वो ये है कि पीपल आर फ्री टू चूज द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू. ये नहीं कि उनको आप किसी पर्टिकुलर कास्ट में आपका बर्थ हुआ है तो उस कास्ट का जो काम है आपको वही काम करना है. नो, पीपल आर फ्री टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क. दे आर फ्री टू चूज द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू. सो पीपल आर फ्री to choose, people are free to choose any kind of work they wish to do. ओके, सो ये अलग चीज़ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे राइट है कि हम बर्थ के बेसिस पे हमें कोई भी कंपेल नहीं कर सकता है कि हमें यही काम करना है. जैसे कि वी हैव सीन ना, जब कास्ट सिस्टम हमारे यहाँ प्रिवेल करता था तो उस समय क्या था कि बर्थ के बेसिस पे सबको काम मिलता था. ये नहीं कि आपके अंदर मेरिट है फिर भी आपको वही काम करना है जो आपके कास्ट का काम जो असाइन किया गया है, कास्ट को सोसाइटी ने जो असाइन किया है काम, वही काम करना है. ये अब पूरी तरह से एंड हो गया. एवरीवन इज फ्री, कुछ भी काम हम कर सकते हैं. अगर हमारे अंदर मेरिट है तो हम किसी भी पोस्ट तक पहुंच सकते हैं, कोई हमको नहीं रोक सकता है ना. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसी तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी कहा गया
कि गवर्नमेंट जो थी उस पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि जैसे हमारे सोसाइटी के अंदर जो मार्जिनल कम्युनिटीज़ हैं, मार्जिनल कम्युनिटी से क्या मीन करते हैं हम, अभी मैं बता रही हूँ। मार्जिनल कम्युनिटीज़, मार्जिनल कम्युनिटीज। मार्जिनल का मतलब होता है ना, जैसे कि व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग इन अ पेज, कोई पेज हमारे पास है, कॉपी है ना, नोटबुक है, नोटबुक के पेजेस हैं, और कैसे हम उसमें लिखना शुरू करते हैं? हम यहाँ से लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं? नहीं, ऐसे नहीं लिखते। हम कैसे लिखते हैं? हम इधर मार्जिन छोड़ते हैं, कभी कभी दोनों साइड भी छोड़ते हैं, ऊपर में भी छूटा रहता है ना, और फिर यहाँ से हम लिखते हैं, है ना। दिस इज द मेन एरिया जहाँ पर हमारा काम होता है, और ये जो है ये मार्जिन होता है। तो मार्जिनल कम्युनिटी जब हम कह रहे हैं तो इसका क्या मतलब होता है? वो कम्युनिटी, कम्युनिटी मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल, है ना। तो वो कम्युनिटी जो कि मार्जिन पे है ना, यहाँ पर है, जिसको कि मेन जगह पर, सेंटर पे नहीं आने दिया जा रहा है। ठीक है, मार्जिनल कम्युनिटी वो कम्युनिटीज होते हैं जिनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं होता है, किसी रीजन से उनके साथ इल ट्रीटमेंट होता है। लाइक हो सकता है वो माइनॉरिटी हो सकता है उनका जो रिलीजन है वो डिफरेंट हो, तो किसी भी बेसिस पे, या फिर वो लोअर कास्ट के हो, तो इस कारण से उनको जो मेन वर्क एरिया है, ये हमारा मेन वर्क एरिया है ना, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, इधर इधर हम नहीं लिखते हैं, इसको मार्जिन छोड़े। तो ये जो मार्जिनल कम्युनिटी है ये सोसाइटी के मार्जिन्स पे रहते हैं, वो मेन ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो ऐसे जो मार्जिनल कम्युनिटीज होते हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है सोसाइटी के अंदर। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा कि जो मार्जिनल कम्युनिटीज हैं उनको प्रॉपर गवर्नमेंट जो है वो उनके इक्वालिटी के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए प्रॉपर काम करे, है ना, ताकि सबको एक बराबर जो राइट्स है वो मिल सके। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक और चीज़ है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स दे वर वेरी मच अवेयर ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। हम लोग अभी डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन ही हमारा चैप्टर है, प्रीवियस चैप्टर में भी हमने डाइवर्सिटी को डिस्कस किया था। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे दे वर ऑल्सो नोइंग कि डाइवर्सिटी जो है वो हमारी सोसाइटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ना। और अगर हम इक्वालिटी सोसाइटी में लाना चाहते हैं तो हमको डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट देना होगा, डाइवर्सिटी को हमको प्रमोट करना होगा, न कि उसको सप्रेस करना होगा, है ना। और अगर डाइवर्सिटी को हम प्रमोट करना चाहते हैं, प्रमोट करना मतलब बढ़ावा देना, है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जानते थे कि इंडिया का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर डाइवर्सिटी है, और अगर हम इंडिया की डाइवर्सिटी को सप्रेस मतलब उसको दबा करके ख़त्म करना किसी चीज़ को, तो अगर हम इंडिया की डाइवर्सिटी को सप्रेस करेंगे तो इंडिया जो है वो अपनी ओरिजिनलिटी खो देगा, है ना। तो इस कारण से उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस किए जिससे कि हमारी जो डाइवर्सिटी है वो एनकरेजमेंट मिलता है, प्रमोट होता है। लाइक हमारे यहाँ हर किसी को ये फ्रीडम है कि वो अपनी मर्जी से कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकता है ना। उसको कोई भी कंपेल नहीं करेगा कि आपको यही रिलीजन फॉलो करना है, लाइक आपको हिंदुइज्म ही फॉलो करना है, या आपको क्रिश्चियनिटी फॉलो करना है, या इस्लाम फॉलो करना है, कोई कंपेल नहीं कर सकता है। एवरीवन इज फ्री टू फॉलो रिलीजन ऑफ हिज और हर चॉइस, जो भी हम चाहें वो रिलीजन को हम फॉलो कर सकते हैं, है ना। तो ये एक दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें ये कहा गया है कि एवरीवन इज फ्री टू फॉलो, एवरीवन
is free to follow one's religion. कोई भी रिलीजन हम फॉलो करने के लिए पूरी तरह से आज़ाद है. No one can compel us, है ना. Likewise, we have the freedom to speak our language. Everyone is free to speak any language okay. एंड इसी तरह से एवरीवन इज़ फ्री टू सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल. जब हम अपने रिलीजन को फॉलो करने के लिए फ्री हैं तो ऑब्वियसली हम सेलिब्रेट फेस्टिवल्स को भी सेलिब्रेट करने के लिए फ्री हैं. उस पर भी कोई हम पर किसी भी तरह का कंपल्सन नहीं लगा सकते हैं, है ना. एंड वी आर फ्री टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ. एक्सप्रेस आवरसेल्फ मतलब क्या हुआ कि वॉट एवर वी आर थिंकिंग, है ना, वॉट एवर वी आर थिंकिंग वी आर फ्री टू एक्सप्रेस इट. लाइक हम कोई न्यूज़पेपर में कुछ जो न्यूज़ आते हैं, है ना, वो न्यूज़ क्या होते हैं, दैट इज़ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. जिसने भी वो न्यूज़ लिखा उसने जो कुछ भी फील किया उसने वो लिखा. इसी तरह से टीवी में भी न्यूज़ आते हैं, है ना. देन हम सीरियल्स भी देखते हैं टीवी में. देन मूवीज़ होते हैं. देन बुक्स होते हैं, तरह तरह के स्टोरी बुक्स होते हैं, नॉवेल्स होते हैं, है ना. तो ये सारे क्या है, दीज ऑल आर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. हम जो कुछ भी फील करते हैं वी हैव द राइट टू एक्सप्रेस दैट फीलिंग किसी भी तरह से. या तो लिख करके हम उस फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर डांस के थ्रू भी हम उस फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर कुछ ड्राइंग बनाकर भी हम उस फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं. और इसका राइट हमको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है. वी आर फ्री टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ. इस पर हमारा कोई भी रोक नहीं लगा सकता है. ओके. एंड इस तरह से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे दे वर वेरी मच अवेयर कि किसी भी तरह से कोई भी रोक नहीं लगानी है. एवरीवन शुड बी फ्री, एवरीवन शुड बी इक्वल. ओके. और हर रिलीजन को हमारे यहाँ इक्वली ट्रीट करने की बात की गई कि ये नहीं कि किसी रिलीजन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाएगा. लाइक हमारे कंट्री में जो हिंदूज हैं ना, दे आर इन मेजॉरिटी. मेजॉरिटी का मतलब क्या है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो हिंदू है. जैसे 85% पॉपुलेशन हिंदू है. लेकिन फिर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये नहीं किया कि वो किसी तरह से हिंदुइज्म को कोई उन्होंने स्पेशल स्टेटस दिया. हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सिखिज्म, बुद्धिज्म, एवरीवन इज इक्वल. कोई बड़ा छोटा नहीं है. ये सब चीज़ें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की गई हैं, दीज आर द प्रोविजंस विच आर डन फॉर मेंटेनिंग इक्वालिटी इन द सोसाइटी, है ना. अगर ये प्रोविजंस नहीं होते तो क्या होता, हमारा कंट्री में इक्वालिटी नहीं होती. ठीक है. और इसी के साथ एक और नया टर्म यू विल लर्न, एंड दैट टर्म इज सेक्युलर. आवर कंट्री इज अ सेक्युलर कंट्री. व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलर? Secular is a country which is not having any official religion. जिसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है, जहाँ पर हर रिलीजन को इक्वल माना जाता है. कोई रिलीजन बड़ा या कोई रिलीजन छोटा ऐसा नहीं माना जाता है. ऑल रिलीजन आर इक्वल. पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन एंड फेथ्स have the freedom to practice and follow their religion without any fear of discrimination. है ना. Everyone is free to follow whatever practices are there in the religion. कोई उनको रोक नहीं लगा सकता है. So ये जो है ये सेक्युलरिज्म इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. अगर हमारी कंट्री में सेक्युलर नहीं बनाया जाता तो क्या होता, हम किसी एक रिलीजन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते. फिर क्या होता, हमारे बीच यूनिटी नहीं होती, क्योंकि हम आपस में लड़ते हैं, क्योंकि हम रिलीजन में देखते किसी रिलीजन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, किसी को कम दिया गया है ना. तो इस कारण से जो सेक्युलर के कॉन्सेप्ट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने अडॉप्ट किया. ठीक है.
ये सारे जो आइडियाज़ हैं जो हमने देखा कि इक्वालिटी होनी चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए, देन सेक्युलर कंट्री, ये सारे जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, है ना। और ये सब के बाद भी हम देखते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1950 में इम्प्लीमेंट हुआ था, और आज क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए ऑलमोस्ट 70 ईयर्स हो चुके हैं, 70 ईयर्स से मोर देन 70 ईयर्स, है ना। फिर भी क्या हम देख रहे हैं कि हमारे कंट्री में अभी भी इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम है, हमारी सोसाइटी में अभी भी इनइक्वालिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है ना। अभी भी रिलीजन के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है लोगों के बीच में। तो ये जो प्रॉब्लम है वो एक ऐसी चीज़ है ना, इक्वालिटी, जो कि जिसके लिए हमें ये नहीं है कि एक बार कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न कर दिया तो बस हमें इक्वालिटी मिल जाएगी। इक्वालिटी एक ऐसी चीज़ है ना जिसको अगर हम सही में पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें हमेशा लड़ना होगा, लड़ते रहेंगे तभी हमको इक्वल ट्रीटमेंट होगा। क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है ना वो इस तरह का, जो हमारा सिस्टम, गवर्नमेंट नहीं कह सकते हैं, जो सोसाइटी है वो सोसाइटी इस तरह से बनी हुई है कि वो इनइक्वालिटी ही उसमें ज़्यादा हमको दिखता है ना। अगर हम अपने आसपास देखें तो हमको क्या नज़र आती है, ज़्यादातर हमें इनइक्वालिटी ही नज़र आती है। कहीं एक तरफ हमें स्लम्स दिखते हैं, स्लम्स क्या हुए, जो जिसको हम झुग्गी झोपड़ी कहते हैं ना, तो एक तरफ हमें स्लम्स दिखते हैं, एक तरफ हमें ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स दिखती हैं। ये क्या है, दिस इज इनइक्वालिटी। एक तरफ हमें बहुत ही पुअर लोग दिखते हैं जिनको कि बेगिंग करनी पड़ती है, बेगर्स हम देखते हैं। एक तरफ इतने रिच लोग होते हैं जो कि बिल्कुल बहुत ही कॉस्टली गाड़ियों से घूमते हैं। तो ये क्या है, दीज आर इनइक्वालिटीज। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वालिटी के लिए प्रोविजन किया है, लेकिन फिर भी हमारे सोसाइटी में इनइक्वालिटी जो है वो मौजूद है। तो ये इनइक्वालिटी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से हटने वाली चीज़ नहीं होती है, इसके लिए हमें कंटिन्यूस लड़ाई लड़ते रहनी होगी। जब हम कंटिन्यूसली लड़ेंगे तभी हमें आज़ादी, हमें हमारी फ्रीडम और हमारे राइट्स और हमारी इक्वालिटी, ये सब हमें हमेशा मिलती रहेगी। तो अगर हम चाहते हैं कि ये चीज़ें हमें हमेशा मिलती रहें तो उसके लिए हमें एफर्ट करना होगा, और साथ ही साथ गवर्नमेंट की तरफ से भी एफर्ट होने चाहिए। गवर्नमेंट भी इसके लिए बहुत सारे पॉजिटिव एक्शंस ले सकती है ना। तो अगर गवर्नमेंट एक्शंस लेगी, पॉजिटिव एक्शंस लेगी, तो उससे क्या होगा, हमारा जो कंट्री है, हमारी जो सोसाइटी है, उसके अंदर इक्वालिटी मेंटेन होगी। तो दोनों तरफ से एफर्ट आने चाहिए, पीपल की तरफ से भी, लोगों की तरफ से भी, कॉमन पीपल जो है, और जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से भी एफर्ट आनी चाहिए। ठीक है। और अब हम लोग एक बार हम वी विल सी द हमारा जो प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल क्या होता है, जैसे जब आपकी बुक स्टार्ट होती है तो बुक कैसे स्टार्ट होती है, उसका एक प्रीफेस होता है। और जो प्रीफेस होता है, कभी आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो कभी पढ़ना, है ना। प्रीफेस में क्या होता है ना कि वो बताया जाता है कि इस बुक के अंदर क्या क्या है। जो कुछ भी बुक के अंदर होता है वो सबको एक एसेंस के फॉर्म में वहाँ पे रख दिया जाता है। अगर हम प्रीफेस पढ़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बुक में क्या है। तो एक बुक के अंदर जो प्रीफेस का काम होता है, वही काम एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रीएम्बल का होता है। ठीक है, ये एकदम स्टार्टिंग में होती है प्रीएम्बल, और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेन एलिमेंट्स हैं वो लिखे होते हैं कि लोगों को क्या क्या चीज़ें हम दे रहे हैं। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे इक्वालिटी मिलनी चाहिए, सब लोगों को इक्वालिटी होनी चाहिए, उनके बीच में किसी भी तरह का कोई भी वो नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस होना चाहिए, एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ। लॉ किसी को भी ये नहीं सोचेगा कि कोई रिच है या कोई पुअर है। इन द सिमिलर वे सबको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सेम अपॉर्चुनिटीज़, ये नहीं कि किसी को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, किसी को कम अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। ओके, एंड इस तरह से ये जो चीज़ें हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में ही डाल दिया गया है, ताकि अगर कोई भी प्रीएम्बल को पढ़े तो वो समझ जाए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस दिया गया है। ओके, so this is all
for today. And now in the next class we will discuss the questions, answer to the questions which are given in the end of the chapter. Okay.